1481 वांग टेंग गायब हो गया। 2 पाठकों, धन्यवाद। शियाहो परिवार के मार्शल योद्धाओं को समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल की पूंछ ने मारा, वे सभी बुरी तरह घायल हो गए। केवल शियाहो जुन ही हमले का विरोध करने और अपनी मजबूत लड़ाकू शक्ति को बनाए रखने में कामयाब रहा। जब विशाल जीव ने अपने शरीर को उग्रता से फेंका, तो उसने अपने पैरों से उसे धकेला और अपनी कुल्हाड़ी निकाली। फिर उसने अपने आसपास की तेज धाराओं से बचते हुए व्हेल के हमले की सीमा से जल्दी से बच निकला। सांस। शियाहो विशेषज्ञ ने अपनी चाल सफलतापूर्वक जुड़ जाने पर राहत की सांस ली। तीसरे राजकुमार ने बिना देर किए सभी के शक्तिशाली हमलों के तुरंत बाद आगे बढ़ गया। उसके हाथों में एक तेज युद्ध तलवार दिखाई दी जो अजीब तरह के उतार चढ़ाव पैदा कर रही थी। यदि कोई ध्यान से देखे तो यह एक अत्यंत तीक्ष्ण ब्रह्मांड स्तरीय हथियार था। युद्ध तलवार के उभरने के बाद एक चमकदार सुनहरी रोशनी विकीर्ण हुई, जो समुद्र तल के अंधेरे के बीच विशेष रूप से चकाचौंध करने वाली थी। ये डोमेन पावर है, जी हाओचेन ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। वह चकित था। शियाहो, जुन, स्ट्रैची और अन्य लोग भी उतने ही हैरान थे। वे गहरी सोच में डूबे हुए तीसरे राजकुमार को घूर रहे थे। तीसरे राजकुमार का भी एक डोमेन है। मुझे आश्चर्य है कि यह किस स्तर का है, वांग टेंग ने चल रही लड़ाई को देखते हुए सोचा। जब सभी लोग विचारों में खोए हुए थे, तब तीसरे राजकुमार के चारों ओर अनगिनत स्वर्णिम तलवार की आभा खिल उठी, जिससे एक ऐसा क्षेत्र निर्मित हो गया जिसके भीतर केवल तलवार का तत्व था। एक अदृश्य शक्ति क्षेत्र ने उस महान व्यक्ति को घेर लिया। स्वर्णिम आभा ने उनके चारों ओर एक प्रभामंडल बना दिया, जिससे वे एक दिव्य और अछूत देवता जैसे प्रतीत हो रहे थे। कई लोग दूसरे राजकुमारों को नजरअंदाज कर देते थे क्योंकि क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा अलग दिखते थे। फिर भी तीसरे राजकुमार की शक्ति ने सबको चौंका दिया। वह एक महान प्रतिभा भी थे। यद्यपि क्राउन प्रिंस की तुलना में उनकी स्थिति खराब थी, फिर भी उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। धमाका। राजकुमार ने अपनी तलवार चलाई। उसके पीछे सुनहरी तलवारों का क्षेत्र उमड़ पड़ा और बड़ी बड़ी वेलों को अपनी चपेट में ले लिया। अनगिनत सुनहरी तलवारें सभी दिशाओं से उड़कर आईं, सभी का लक्ष्य समुद्री राक्षस तिकड़ी था। सुनहरी रोशनी ने सब कुछ निगल लिया। समुद्र की गहराई में धरती को हिला देने वाला विस्फोट गूंज उठा। भयावह बल के प्रभाव से पानी में हलचल मच गई और सबकी दृष्टि अवरुद्ध हो गई। बाकी लोगों के पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तेज धाराओं के पास रहना खतरनाक था। पूरी प्रक्रिया लंबी लग सकती है, लेकिन सब कुछ ही सांसों में हो गया। मार्शल योद्धाओं के हमले लगातार बड़े महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल की पीठ पर पड़ रहे थे। तीसरा राजकुमार और अन्य लोग गौर से देख रहे थे। दर्शक अपनी सांस रोके हुए थे और उनकी निगाहें स्क्रीन पर लगी हुई थीं। क्या तीसरा राजकुमार इस हमले से महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल को मार पाएगा? गर्जन। जैसे ही यह प्रश्न सबके मन में आया, एक क्रोधित गर्जना ने सभी दिशाओं में सदमे की लहरें भेज दी। पानी में स्पष्ट लहरें दिखाई देने लगी, जो योद्धाओं पर प्रहार कर रही थी। ओह शट! योद्धाओं के चेहरे पर भाव बदल गए। उन्होंने जल्दी से अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके हमले का प्रतिरोध किया और एक झटके में पीछे हट गए। तीसरा राजकुमार हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन उसे वापस लौटना पड़ा। फिर भी उनकी आत्माएं अभी भी घायल थीं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उन्हें भयंकर सिरदर्द हो रहा था। अभी भी फैली हुई सुनहरी रोशनी के बीच एक विशाल काली छाया धुंधली सी दिखाई दे रही थी। वह चीज पानी में उछल कूद कर रही थी। धमाका। अगले ही क्षण एक तीव्र नीली रोशनी फूट पड़ी, जो योद्धाओं की ओर बढ़ी। हटो! जी हाओचेन ने अपने सिर में दर्द सहन किया और पीछे खड़े अपने समूह को चिल्लाकर कहा। बाकी लोग पीले पड़ गए और जल्दी से भागने लगे। जो लोग समय रहते भाग नहीं सके, उन्होंने शीघ्र ही हार मान ली और वे क्षण भर में समुद्र से गायब हो गए। पाका और शियाहो परिवार के सदस्य भी ऐसी ही स्थिति से गुजरे। नीली रोशनी का सामना करने पर वे असहाय महसूस करते थे और उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। दुर्भाग्य से वह भागने में विफल रहा। नीली रोशनी मुख्य रूप से उस पर निर्देशित थी और प्रभाव सीमा व्यापक थी, इसलिए वह अभी भी घायल था। उसके चारों ओर बल की ढाल टूट गई और उसने खून की उल्टी कर दी। नीली रोशनी एक किरण की तरह उसकी ओर बढ़ती रही। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने भौहें सिकुड़कर हार मान ली। हर कोई अचंभित था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि लड़ाई इस तरह खत्म होगी। ड्यूकडम प्रतिभाओं का अंत एक भयंकर गड़बड़ी में हुआ। उनमें से कई ने मैच छोड़ दिया, जिसमें तीसरा राजकुमार भी शामिल था। महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। नीली रोशनी गायब होने में कुछ सेकंड लगे। व्हेल के विशालकाय शरीर एक बार फिर सामने आ गए। बड़े वाले के शरीर से खून टपक रहा था, हर जगह घाव थे।
हालांकि चोटों ने उसके क्रोध को और बढ़ा दिया था। हर हरकत उसे याद दिला रही थी कि वह अभी भी एक घातक सितारा जानवर था, भले ही वह कमजोर अवस्था में ही क्यों न हो। अंततः सभी को एहसास हो गया कि वे किस प्रकार के प्राणी थे। वेल को देखकर ही अधिकांश दर्शकों के रोंगटे खड़े हो गए। वास्तव में एक उच्च स्तरीय शाही सितारा जानवर को आसानी से उकसाया नहीं जा सकता था। उन्होंने ये भी समझा कि वांग टेंग के लिए महान बिजली राक्षस को हराना कितना कठिन था। एट नोबलबन एट जी हाओचेन और अन्य लोग 10 मील से भी अधिक दूर दिखाई दिए। उन्होंने पीछे की ओर देखा, डर के मारे। उन्हें उस समुद्री यूनिकॉर्न वेल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। यद्यपि उन्होंने अपनी शक्ति का कुछ भाग बचा रखा था, यहां तक कि जब उन्होंने अपनी अंतिम चालें भी इस्तेमाल की, तब भी उन्हें लगा कि वे ऐसे प्राणियों से नहीं निपट सकते। जी परिवार के कुछ योद्धा जो बचे थे, पास आए और पूछा, हाओचेन, हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? चलो चले जाते हैं। हम इसे हरा नहीं सकते। जी हाओचेन ने हाथ हिलाया और जाने का फैसला किया। राक्षस पर हमला करने का एकमात्र कारण तीसरा राजकुमार था। चूंकि अब कुलीन वहां नहीं था, इसलिए केवल एक मूर्ख ही राक्षसों को उकसाता रह सकता था। जी हाओचेन के चले जाने के बाद जियाहो परिवार के योद्धा समुद्री यूनिकॉर्न वेल के ऊपर लगे सीन को घूरते रहे और जाने को तैयार नहीं थे। भूल जाओ। अंत में शियाहो जुन ने भी आह भरी और जाने का फैसला किया। तब तक वेल दूर तक तैर चुकी थी। दो छोटी वेल मरी नहीं, लेकिन उनके घाव गंभीर थे। वे बड़ी वेल के करीब पहुंची और उसका पीछा करने लगी। पाकस परिवार के स्ट्रची और लैंडन ने कुछ देर तक इंतजार किया, और जब वे जीव उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, तभी वहां से चले गए। वेल बहुत शक्तिशाली थी। उन्हें उनसे निपटने का भरोसा नहीं था, इसलिए उन्हें हार माननी पड़ी। लड़ाई खत्म हो गई। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को आखिरकार होश आया और एक तीखी बहस शुरू हो गई। महासागरीय यूनिकॉर्न वेल बहुत शक्तिशाली है। इतने सारे योद्धाओं ने उन पर हमला किया, लेकिन वे फिर भी उन्हें मारने में असमर्थ रहे। ये सही है। मुझे नहीं पता था कि इतना शक्तिशाली समुद्री जानवर मौजूद है। यह एक विशालकाय ब्रह्मांड जैसा है। जब मैंने पहली बार इन राक्षसों के बारे में सुना तो मैंने ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि वे कितने शक्तिशाली हैं। मैं बाद में इस बारे में शेखी बघार सकता हूँ। बहुत बुरा हुआ कि तीसरे राजकुमार को हटा दिया गया। रुको, कोई गायब है। लापता। कौन? वांग टेंग। ओह ठीक है। क्या वह अभी उनके पास ही नहीं था? वह कहाँ गया? वह गायब हो गया। वह सचमुच गायब हो गया। क्या किसी ने मेरे वांग रिश्तेदार को देखा? वह खो गया है। अगर वह तुम्हें मिल जाए तो मुझे बताना। मैं उसे घर ले जाऊंगा। वैसे भी हम अभी भी वेल का पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या ये डिस्कवरी चैनल है? ऐसे शक्तिशाली स्टार बीस्ट देखना दुर्लभ है। मैं उन्हें स्क्रीन पर ज्यादा समय भी दूंगा। तीसरे राजकुमार को प्रतिभागियों के प्रतीक्षा क्षेत्र में ले जाया गया। उसका चेहरा काला और उदास था, मानो किसी ने उसे कुछ बिलियन यूसी का कर्ज दिया हो। उसकी नजर स्क्रीन पर विदा लेती वेल पर पड़ी। उसकी आंखों में अनिच्छा और आक्रोश था। उसने उनकी शक्ति को कम करके आंका। वह वहां क्यों है? एक पाठकों, धन्यवाद। वांग टेंग ने ऊपर देखा। उसके सामने मांस का एक गहरा लाल धब्बा था, जिसमें से चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। ये घिनौना लग रहा था। उसके नीचे एक बुदबुदाती हरी झील थी। कई तारा जानवरों की लाशें सतह पर तैर रही थीं, एक गति से डूब रही थी और ऊपर उठ रही थी। कुछ शव तो वास्तव में गायब हो गए थे। इस समय वह कछुए के खाली खोल के ऊपर खड़ा था। मालिक पहले ही जा चुका था, लेकिन खोल अभी तक जंग नहीं लगा था। उन्होंने अपने आसपास के वातावरण का जायजा लिया और तारीफ करते हुए कहा, हे भगवान, इस महासागरीय यूनिकॉर्न वेल का पेट बहुत बड़ा है। उसके पास कोई नहीं था, इसलिए वह खुलकर बोला। सच में, इस वेल को मारने के और भी कई तरीके हैं, और यहाँ आप इसके पेट में गोता लगाने का विकल्प चुन रहे हैं। राउंड बॉल की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। वह आदमी बाहर नहीं दिखा, लेकिन वह आसपास की चीजों की जांच करने में सक्षम था। वह उत्सुकता से हर चीज का आकार ले रहा था। उस प्राणी के पेट में प्रवेश करना एक विचित्र किंतु अनोखा अनुभव था। अगर इसे मारने का कोई आसान तरीका है तो मेहनत क्यों बर्बाद करनी? वांग टेंग ने शांति से जवाब दिया, इसके अलावा मेरे और पहले स्थान पर मौजूद व्यक्ति के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मुझे अभी और भी स्टार बीस्ट को मारना है, इसलिए मुझे अपनी ताकत का संयम से इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, ये समझ में आता है। राउंड बॉल आश्चर्यचकित था, उसे उम्मीद नहीं थी कि युवक इतनी दूर तक सोचेगा। फिर उसने कहा, आप नंबर 1 स्थान पाने का लक्ष्य बना रहे हैं। क्राउन प्रिंस अन्य योद्धाओं की तरह नहीं है। उसे पार करना आसान नहीं होगा। मैं इसे केवल कोशिश करके ही समझ सकता हूं, वांग टेंग ने उदासीनता से उत्तर दिया।
कई लोगों के लिए युवराज एक दुर्गम शिखर थे, लेकिन उनके लिए वे केवल महान प्रतिभा वाले एक युद्ध योद्धा थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन्हें एक अद्भुत विशेषता वाला बबल एटीएम भी माना जा सकता है। उसने महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल को तुरंत नहीं मारा क्योंकि वह पहले अपने लाभ गिनना चाहता था। ड्यूकडम और तीसरे राजकुमार के योद्धाओं ने हाल ही में हुई लड़ाई के दौरान बहुत सारे गुण बुलबुले गिराए थे और उसने व्हेल के पेट में प्रवेश करने से पहले उन सभी को पकड़ लिया। कुल मिलाकर फसल अच्छी थी। सबसे बड़ा लाभ तीसरे राजकुमार द्वारा छोड़ा गया डोमेन गुण था, गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन। कुछ समय पहले वांग टेंग को लाइटनिंग स्पीयर डोमेन प्राप्त हुआ था, जो कि हथियार के ज्ञान और लाइटनिंग डोमेन का संयोजन था। अब उसे एक और डोमेन प्राप्त हुआ जिसने धातु डोमेन को तलवार ज्ञान के साथ मिला दिया। वांग टेंग को लगा कि प्रतिभाओं की लीग उनकी कल्याणकारी सेवाओं की तरह थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने क्षेत्र को महसूस किया। उसके मन में एक छवि उभरी। उसके चारों ओर असंख्य स्वर्णिम तलवारें चमक रही थीं। एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र ऊपर उठा और स्वर्णिम प्रकाश से एक विशेष क्षेत्र निर्मित हो गया। खतरे का आभास होने लगा। वांग टेंग ने देखा कि सुनहरी तलवार की चमक अदृश्य धागों से जुड़ी हुई थी, इसलिए अलग अलग हमलों के बजाय वे एक बड़े हमले का हिस्सा थे। चाल की ताकत कई गुना बढ़ गई। यह डोमेन का आकर्षण था। कुछ समय बाद वांग टेंग ने अपनी आंखें खोली। सोने की तलवार की रोशनी उसकी आंखों के सामने से गुजरी और डोमेन पावर ने उसके चारों ओर एक रहस्यमय क्षेत्र बना दिया। वह दिव्य लग रहा था। कुछ ही सेकंड बाद डोमेन गायब हो गया, जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही नहीं था। एट नोबलबन एट एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग ने पलकें झपकाई और मुस्कुराया। उसने अपने गुण बोर्ड को देखा। गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन 500 2000 द्वितीय श्रेणी। दुर्भाग्यवश उन्हें उस डोमेन के लिए केवल कुछ ही अंक प्राप्त हुए और वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। सच तो यह है कि दूसरा रैंक पहले से ही काफी अच्छा था। उसे और क्या चाहिए था। तीसरे राजकुमार ने बहुत मेहनत से ऐसा डोमेन विकसित किया था, जबकि हमारे नखरेबाज नायक को सिर्फ सही विशेषता वाले बुलबुले चुनने की जरूरत थी। अपने क्षेत्र को समझने में रईस द्वारा लगाए गए समय की तुलना में वांग टेंग द्वारा लगाया गया समय नगण्य था। जब मेरे पास कुछ समय होगा तो मैं इस गोल्डन ल्यूमिनेसेंस स्वॉर्ड डोमेन के साथ मेटल डोमेन का पूर्ण विलय कर दूंगा। इस तरह इस नए डोमेन की शक्ति बढ़ जाएगी, वांग टेंग ने सोचा। उल्लेख करने लायक अगली विशेषता थी पाकर परिवार के योद्धाओं द्वारा गिराई गई ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक, साथ ही वुड पोलारिस फ्लेम, जो एक विशेष लकड़ी तत्व की ज्वाला थी। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के लिए किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। यह पाकर्स की एक विशेष संरचना थी जिसे उसने पहले भी अपनाया था। हालांकि इस बार उसने जो पकड़ा वह अलग था। यह तीसरे दर्जे का शरीर था। जो गुण उसके पास पहले से था वह तो केवल प्रथम श्रेणी का था। तीसरे दर्जे के गुणों को चुनकर उसके शरीर को तीसरे दर्जे का बना दिया गया। ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक 1200 बटा 30,000 तीसरा रैंक। संविधान की रैंकिंग उसके मालिक की रक्तरेखा की शुद्धता से संबंधित थी। रक्तरेखा जितनी शुद्ध होगी, रैंक उतनी ही ऊंची होगी। यह उन सभी पाकर सेनानियों से अलग था जिनसे वह पहले मिला था। उन सभी में शुद्धता कम थी, इसलिए वह केवल प्रथम श्रेणी के संविधान को ही पकड़ सका। वे कहते हैं कि पाकर्स ने प्रसिद्ध ब्लेजिंग जायंट ड्रैगन के खून में स्नान किया और इस शरीर को प्राप्त किया। समय के साथ रक्तरेखा कमजोर हो जाती है। केवल महान प्रतिभा वाले लोग ही उच्च रैंक वाली रक्तरेखा शक्ति को जगाने में सक्षम होंगे, वांग टेंग ने अनुमान लगाया। जहां तक वुड पोलारिस फ्लेम का प्रश्न है, उसे प्राप्त करने के बाद ही उन्हें इसकी उत्पत्ति के बारे में पता चला। यह एक विशेष प्रकार की वनस्पति ज्वाला थी जो वुड पोलारिस वृक्ष नामक आध्यात्मिक वृक्ष के भीतर उत्पन्न हुई थी। ये ज्वाला उतनी ही शक्तिशाली थी जितनी कि उसके पास मौजूद पशु ज्वालाएं, जैसे झुलसाने वाली पशु ज्वाला और स्टार फीनिक्स ज्वाला। वह वहां क्यों है? 2. वुड पोलारिस फ्लेम की एक विशेष विशेषता थी। ये हल्का था, इसे वश में करना और नियंत्रित करना आसान था। पाठकों, धन्यवाद। स्टार फीनिक्स फ्लेम या स्कॉचिंग बीस्ट फ्लेम के मामले में ऐसा नहीं था, जिनमें पशुवत लक्षण थे और वे अधिक क्रूर थे। फिर भी वांग टेंग के लिए सब कुछ एक जैसा ही था। दिव्य ज्वाला होने पर अन्य सभी ज्वालाएं छोटे छोटे बच्चों के समूह की तरह व्यवहार करेगी जो केवल आज्ञाकारी रह सकते हैं। एक अतिरिक्त ज्वाला से उसे ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक की शक्ति को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जो एक उल्लेखनीय लाभ भी था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह अन्य ड्यूकडम के सदस्यों द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले उल्लेख के लायक नहीं थे। वे सिर्फ कुछ बल, ज्ञान और परम विशेषताएं थीं। दुर्भाग्य से वांग टेंग के 5 तत्व बल और अल्टीमा पहले से ही अधिकतम थे। उनकी तरह के और अधिक विशेषता बुलबुले प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं था।
दूसरी ओर उसके ज्ञानोदय संबंधी गुणों में सुधार करना लाभदायक होगा। किसी के लिए भी आत्मज्ञान कभी भी बहुत अधिक नहीं था। एक बार जब उसने अपनी उपलब्धियों का जायजा लिया तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसी समय महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल को मार डालने का निर्णय लिया। अल्पविराम। आभासी ब्रह्मांड के लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर कई लोग अभी भी राक्षस की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। तीसरा राजकुमार भी। महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल समुद्री खाई को छोड़ने जा रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा होगा, लेकिन ये बिल्कुल भी धीमा नहीं है। व्हेल बहुत दयनीय है। उसका बहुत खून बह रहा है। मुझे आश्चर्य है कि इसे सूखने में कितना समय लगेगा। क्या मैंने तुमसे कहा था कि यह दयनीय है और तुम इसके बारे में बात कर रहे हो कि यह पूरी तरह से बेकार है? क्या यह वास्तव में मुद्दा है? बात उस बारे में नहीं है। अगर खून सूख गया तो यह मर जाएगा, मुझे इसकी चिंता है। समझ में आता है। तुम्हें क्या लगता है कि वह कहां जा रहा है? वापस अपने बिल में। क्या समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल के पास किसी चीज का घोंसला है? अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा होगा। कौन जानता है, हो सकता है कोई हो। अल्पविराम। कुछ उबाऊ लोग उबाऊ विषयों पर चर्चा कर रहे थे। अचानक सभी ने देखा कि एक हिंसक लहर बड़ी व्हेल की ओर बढ़ रही थी। बड़ी शौकों का एक समूह उसकी ओर दौड़ रहा था। हालांकि वे उतनी बड़ी नहीं थी, अधिक से अधिक कुछ तो उसके आकार की 1/3 ही थी, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। कुल मिलाकर 8 है। समुद्र में मौजूद सभी तारा जंतुओं में से 8 तारा जंतुओं को एक बड़ा समूह माना जाता था। अरे नहीं, महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल बहुत बदकिस्मत है। वे नारकीय समुद्री टाइगर शार्क की तरह दिखते हैं। लानत है। जिसने पहले बात की थी, वह बदकिस्मत है। उसने कहा और वह सच हो गया। इसका मुझसे क्या लेना देना है? ये शार्क बहुत खूंखार लग रही है। व्हेल पहले से ही घायल है, क्या वह उनसे निपट पाएगी? अल्पविराम। समुद्र की गहराई में समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल और हेलिश सी टाइगर शार्क एक दूसरे से टकरा गए और एक पल के लिए उन्हें पहचान लिया गया। एक संभावित टकराव होने वाला था। हर कोई तनाव में आ गया। शौकों ने अपने विषदंत बाहर निकाले, उनकी आंखें उत्साह से लाल हो गईं। गर्जन। उन्होंने जानवरों जैसी दहाड़ लगाए और 2 थोड़े छोटे आकार के महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेलों को डरा दिया। वे फिर रुक गए और सबसे बड़े जीव को कसकर पकड़ लिया, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बाघ शार्क ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपने शिकार की ओर दौड़ लगा दी। गर्जन। तभी तीनों व्हेलों में से सबसे बड़ी व्हेल ने जोर से दहाड़ लगाई, जबकि उसके माथे पर लगे सर्पिलाकार सींग से नीली रोशनी फूट पड़ी। नारकीय समुद्री टाइगर शार्क सावधान होकर रुक गए। उन्हें नीली रोशनी खतरनाक लगी। हालांकि उस समय बड़ी व्हेल का शरीर अचानक हिल गया और उसके सींग पर लगी नीली रोशनी गायब हो गई। उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। धमाका। वहां बहुत तेज आवाज हुई। इसके बाद एक चमकदार बैंगनी प्रकाश की किरण निकली जो विशालकाय सिटेशियन की पीठ को भेदती हुई आई। ये वह स्थान था जहां उसका दिल था। गर्जन। समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में अनिच्छा से दहाड़ लगाई। उसने अपनी सारी ताकत खो दी और अंततः मर गई। यह अचानक दृश्य सभी दर्शकों के लिए एक आश्चर्य की तरह था। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रतीक्षा क्षेत्र में तीसरा राजकुमार भी उतना ही आश्चर्यचकित था। अचानक मारे गए राक्षस को देखकर उसका सिर चकरा गया। क्या हुआ? क्या यह उनके पिछले हमलों से उत्पन्न एक छिपा हुआ घाव था जो अचानक सामने आ गया? हालांकि ये सही नहीं था। बैंगनी रंग की रोशनी बिजली के बल के हमले से संबंधित थी। पहले समूह में कोई भी बिजली के बल का उपयोग नहीं कर रहा था। नारकीय समुद्री टाइगर शार्क भी उतने ही स्तब्ध थे। वो क्या करते थे? व्हेल अचानक क्यों मर गई? शार्क अपनी जगह पर जम गईं, हमला करना ही भूल गईं। उनके दिमाग सवालों से भरे हुए थे। तभी मृत महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल के पास एक आकृति दिखाई दी। उसे आसपास अन्य तारा जानवरों को देखने की उम्मीद नहीं थी। नारकीय समुद्री टाइगर शार्क ने उसे कुछ हद तक आश्चर्यचकित कर दिया। वांग टिंग। सभी ने उसे पहचान लिया। थोड़ी देर की उलझन के बाद उनके होश उड़ गए। वह वहां कैसे है? हे भगवान, क्या उसने समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल को मार दिया? रुको, अभी जो बैंगनी रोशनी दिख रही थी, वह बिजली बल तकनीक की तरह लग रही थी। वांग टिंग एक बिजली तत्व योद्धा है। वही होगा, वरना अभी क्यों दिखा? हे भगवान, अब मुझे पता चल गया। आप क्या जानते हैं? घबराहट के दौरान वांग टिंग ने व्हेल के पेट में घुसकर उसके दिल को छेदने का मौका ढूंढा होगा, जिससे शिकार करना आसान हो गया होगा। यही होना चाहिए। मैं सोच रहा था कि वह कहां गया था। साथ ही वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन प्रसारण के दौरान विशेष रूप से व्हेल का पीछा कर रहा था। वे आमतौर पर स्टार जानवरों पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। ये पता चला कि वांग टिंग उसके पेट के अंदर था। वाह, उसने ये कर दिखाया। उसने मुझे सचमुच चौंका दिया।
वांग टेंग के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसी विधि नहीं खोज पाता। अगर आप उस जीव के पेट में प्रवेश करते हैं तो उसके पच जाने का खतरा है। कोई और ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अल्पविराम। कई लोगों ने युवा नायक की हत्या की विधि का तुरंत अनुमान लगा लिया, जिससे तुरंत हलचल मच गई। ये वास्तव में अप्रत्याशित था। शक्तिशाली उच्च स्तरीय शाही महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल को इस तरह से मार दिया गया। इसे अंदर से खत्म करना, यह ऐसा कुछ नहीं था जो दूसरे लोग नहीं करेंगे, वे इस पर विचार भी नहीं करेंगे। महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल के पेट में प्रवेश करने की हिम्मत कौन कर सकता था? अगर वह सावधान न रहता तो अपनी जान जोखिम में डाल लेता। वांग टेंग ने ऐसा करने का साहस किया क्योंकि वह साहसी था। अंत में परिणाम शानदार रहे। वह सुरक्षित था और यहां तक कि वह शांत भी दिख रहा था। उस बड़ी व्हेल को मारना उसके लिए बहुत मुश्किल नहीं था। तीसरे राजकुमार की तुलना में युवा नायक का शिकार अत्यंत सुंदर था। यह एक उत्तम शिकार था। एक और उच्च स्तरीय शाही सितारा जानवर वांग टेंग के हाथों मारा गया। ये सिर्फ उसकी अथाह ताकत की वजह से नहीं था, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता की वजह से भी था, जिसकी कमी दूसरों में थी। वांग टेंग में निस्संदेह एक ऐसा गुण था जो अन्य प्रतिभाओं में नहीं था। तीसरे राजकुमार ने व्हेल की पीठ पर उसे देखा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर धीरे धीरे वह उदास होने लगा। एट नोबलबन एट, जिसे उसने कभी अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में नहीं देखा था, वह उससे ऊंचा खड़ा था और यहां तक कि उसकी प्रतिष्ठा पर भी कुठाराघात कर रहा था। अब कई लोग शायद उनकी तुलना वांग टेंग से कर रहे थे। उनकी असफलता का उपहास किया जाएगा। बहुत बढ़िया। तीसरे राजकुमार ने इस बारे में सोचा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। जब उसने ये दो शब्द कहे तो उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। जबकि हर कोई वांग टेंग के स्थान के बारे में सोच रहा था, उसके अचानक गायब होने से चौंक गया। उन्होंने भीड़ के सामने अपनी भव्य और अप्रत्याशित उपस्थिति दर्ज कराई। अत्यंत शक्तिशाली महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल, जिससे तीसरा राजकुमार और ड्यूकेडम परिवारों की प्रतिभाएं निपट नहीं सकी, को युवा नायक ने अकेले ही मार डाला। बेशक उन प्रतिभाओं ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। इसके ठीक बाद एक और दौर था, ताकि वे तीसरे राजकुमार के लिए अपनी असली क्षमताओं को उजागर न कर दें। फिर भी वांग टेंग ने अपनी असली ताकत का खुलासा किए बिना ही उस बड़े समुद्री जीव का वध कर दिया। लोगों को केवल बैंगनी प्रकाश की किरण दिखाई दी। उन्हें यह नहीं पता था कि राक्षस को मारने के लिए किस युद्ध तकनीक का प्रयोग किया गया था। इस प्रकार वे उसकी योग्यता का सही आकलन करने में असमर्थ थे। क्षेत्र 1। समुद्र के नीचे वांग टेंग व्हेल की लाश की पीठ पर खड़ा था, जिस पर एक गहरा घाव था। घाव से खून लाल नदी की तरह बह रहा था। ये घाव व्हेल के हृदय में घुस गया था, जिससे उसकी जान चली गई। उसने एक हल्की सी आह भरी। आखिरकार वह उसे मारने में कामयाब हो गया। ये प्रक्रिया उसके पहले के अनुमान से कहीं ज्यादा आसान रही। उस क्षण से लेकर जब उसने प्राणी के मुंह में प्रवेश किया, लाइटनिंग बैटल स्पीयर के साथ अंतिम चाल तक, एक बार भी महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल को उसकी उपस्थिति का आभास नहीं हुआ। वांग टेंग सभी प्रकार के परिदृश्यों के लिए तैयार थे, लेकिन यह अनावश्यक था। उसने आगे देखा और 8 विशाल शौकों को देखा। वह दंग रह गया। एट नोबलबन एट, ये कैसा भाग्य है। 8 बड़ी शार्क उसे ढूंढने निकल पड़ी, एक उच्च स्तरीय शाही जानवर को मारने के ठीक बाद। उसे उन्हें खोजने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ईगल स्नेल 8 समुद्री जानवर क्रूर थे। उनके सिर बहुत बड़े थे, जबकि उनके शक्तिशाली जबड़े एक भयावह दृश्य थे। उनके बड़े और तीखे, दांतेदार दांत मांस और हड्डियों को आसानी से चीरने में सक्षम प्रतीत होते थे। यहां तक कि एक दिव्य योद्धा भी उन खुले मुंह से टुकड़े टुकड़े हो सकता था। उनके शरीर पर काले रंग के शल्क थे, जो धातु के बड़े बड़े पत्थरों की तरह चमक रहे थे। वे ऐसे जानवर नहीं थे जिनके साथ खिलवाड़ किया जा सके। वे सभी मध्यम स्तरीय शाही स्तर पर हैं। अच्छा, वांग टेंग की आंखें चमक उठी। 8 शौकों को अचानक अपने पंखों में ठंडक महसूस हुई, और वे आगे जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गर्जन। तभी 2 छोटी समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल ने आखिरकार प्रतिक्रिया की और क्रोध में दहाड़ने लगी। नीली रोशनी उनके गले में इकट्ठा होने लगी, जिसके बाद वांग टेंग पर नीली रोशनी की 2 किरणें फेंकी गईं। बड़ी व्हेल उनकी मां थी, इसलिए क्रोध ने उनके डर पर काबू पा लिया और उन्होंने हमला कर दिया। आप सब नीचे फिर से मिल सकते हैं। वांग टेंग की निगाहें ठंडी हो गईं। 10वें स्तर के पानी के अल्टिमा से भरी एक भयानक तलवार की चमक उसकी तलवार के चारों ओर इकट्ठी हो गई और उसने एक कटने वाली हरकत की। धमाका। तलवार की चमक नीली किरणों से टकराई, जिससे गहरे समुद्र में विस्फोट हो गया। चारों ओर धाराएं हिल उठी। वांग टेंग ने आगे बढ़कर बचे हुए प्रभाव से खुद को बचाया। वह एक व्हेल की पीठ पर फिर से प्रकट हुआ और उसके सिर पर मुक्का मारा। 5 तत्व मुट्ठी।
5 तत्वों ने उसके सिर पर आक्रमण किया और विस्फोटित हो गए। महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल की मौके पर ही मौत हो गई। बहुत शक्तिशाली। वह कौन सा मुट्ठी कौशल था? वह इसके साथ एक मध्यम स्तर के शाही सितारा जानवर को मारने में कामयाब रहा। मुझे नहीं पता। व्हेल एक ही झटके में फट गई, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख सका। हर कोई चिंतित था। क्या ये वांग टेंग के असली रूप की शक्ति है? मेरा मतलब है, उसने एक मध्यम स्तरीय शाही सितारा जानवर को एक ही मुक्का मारकर मार डाला। यह अविश्वसनीय है। अन्य प्रतिभाएं ऐसी उपलब्धि हासिल करने में सक्षम थीं, फिर भी वे ऐसा आसानी से नहीं कर सकते थे। वांग टेंग ने तेजी से दूसरी व्हेल की पीठ पर हमला किया, फिर उसे मारने के लिए उसी विधि का इस्तेमाल किया। वांग टेंग ने ताली बजाई और खुद से कहा, एक परिवार को एक साथ मरना चाहिए। आपका स्वागत है। हर कोई अवाक था। क्या आप उम्मीद करते हैं कि वे उन्हें मारने के लिए आभारी होंगे? बेशर्म। वांग टेंग ने 8 शौकों की ओर देखा। नारकीय समुद्री टाइगर शार्क, है ना? मुझे लगता है कि वे भी काफी शक्तिशाली हैं। वांग टेंग ने अपनी हत्या की मंशा नहीं बताई, लेकिन 8 समुद्री जानवरों ने अभी भी उसकी भयानक उपस्थिति को महसूस किया था। वे मुड़े और भाग गए। वे बिजली की गति से आगे बढ़ रहे थे और अत्यंत चपलता प्रदर्शित कर रहे थे। भागने की कोशिश कर रहे हो? वांग टेंग ने व्यंग्य किया। स्पेस फ्लैश का उपयोग करते हुए, उसने शार्क में से एक को पकड़ लिया और अपनी पंच तत्व मुट्ठी से उसे मुक्का मारा, जिससे उसकी जान चली गई। बाकी 7 लोग हैरान रह गए। वे बेवकूफ नहीं थे, उन्हें ये स्पष्ट था कि भागने की कोशिश करना बेकार होगा। इसके बजाय, उन्होंने पलटकर उस इंसान पर हमला करने का फैसला किया। नीली शक्ति की चमक उनके मुंह में एकत्रित हो गई और प्रकाश के गोले बन गए। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वह उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन शार्क पहले ही ऊर्जा उगल चुकी थी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह दंग रह गया। ये बहुत तेज था। तेज होना अच्छी बात नहीं थी। बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। प्रकाश के गोले आभासी नारकीय समुद्री टाइगर शार्क का रूप ले रहे थे जो उसकी ओर तैर रहे थे। शार्क के ये रूप पारभासी थे, समुद्री जल में लगभग अदृश्य, वे कोई बल उतार भी उत्पन्न नहीं करते थे, इसलिए एक बार छोड़े जाने पर वे पूरी तरह से गायब हो जाते थे। वांग टेंग दंग रह गया। उसने जल्दी से आध्यात्मिक शक्ति को तारों में बदल दिया और उन्हें अपने चारों ओर फैला दिया। यदि उनमें से किसी को भी छुआ जाता तो वह सतर्क हो जाता। हेलिश सी टाइगर शार्क का अद्वितीय कौशल असाधारण रूप से शक्तिशाली था और उस वातावरण में इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन था। रैंकिंग में क्राउन प्रिंस से लगभग बराबरी। 2 पाठकों, धन्यवाद। दुर्भाग्यवश शार्क का प्रतिद्वंद्वी वांग टेंग था, जो एक असाधारण आध्यात्मिक शक्ति वाला व्यक्ति था। सातों फोर्स शार्क बहुत तेज गति से पानी में घुसी और उसके आध्यात्मिक जाल में घुस गई। वांग टेंग ने उनकी उपस्थिति को भांप लिया। दिलचस्प। उसकी निगाहें तेज हो गईं और वह लगातार मुक्के मार रहा था। उसके पैर स्थिर थे, जिससे धाराएं बन रही थी जो सटीक रूप से 7 आभासी शौकों पर टूट रही थी। बूम बूम बूम। हालांकि जब उसने सोचा कि वह सफल हो गया है, तभी 7 हमले हुए और एक भयानक आघात लहर फैल गई। वांग टेंग विस्फोटों की आश्चर्यजनक शक्ति से दंग रह गया। उसने तुरंत कार्रवाई की, स्पेस फ्लैश का उपयोग करके कुछ हजार मीटर दूर किसी स्थान पर भाग गया। वांग टेंग ने भौहें सिकुड़ी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि फोर्स शार्क फट जाएगी। अगर वह समय रहते नहीं हटता तो वह उनसे घायल हो सकता था। उसने चारों ओर नजर घुमाए और पाया कि 7 शार्क भागने का मौका पाकर भाग निकली थीं। वे 10 मील से भी अधिक दूर थे। उसने उन्हें जाने नहीं दिया। फिर से एक स्थानिक चाल का उपयोग करते हुए, वह एक और शार्क की पीठ पर फिर से प्रकट हुआ और अपनी मुट्ठी नीचे पटक दी। धमाका। समुद्री जानवर की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ ही सांसों में शेष 7 नारकीय समुद्री टाइगर शार्क मारे गए। वांग टेंग की गति आश्चर्यजनक थी। उसके अंक तेजी से बढ़े और उसकी रैंकिंग धीरे धीरे 8वें, फिर 7वें, फिर 6ठे स्थान पर पहुंच गई। फिर भी, इसमें कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जब तक कि वह दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच गया। वह एक ही बार में 8 रैंक ऊपर उठ गया, और क्राउन प्रिंस से बस पीछे रह गया। हर कोई हैरान था, उनके जबड़े लगभग जमीन पर खुले रह गए। इतनी तेजी से वृद्धि हुई। इस छलांग में 1 लाख से ज्यादा अंक शामिल थे। यह अंतर मूल रूप से सभी उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी दूरी थी। हालांकि वांग टेंग को यह बहुत आसान लगा, इतना आसान कि यह अविश्वसनीय था। पाकर्स परिवार के स्ट्रेची ने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ? वांग टेंग दूसरे स्थान पर पहुंच गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह क्राउन प्रिंस से केवल 30,000 अंक दूर है और मूल नंबर 2 धारक कैवेंडिश परिवार के टिमोथी से 20,000 अंक ऊपर है। लैंडन को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह रैंकिंग बोर्ड पर अंक देख रहा था। अरे, क्या वह इतना शक्तिशाली है?
स्ट्रैची ने निराश होकर अपने दांत पीस लिए। नहीं, मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इस राउंड में उससे हार भी जाऊं, मैं अगले मैच में उसे पाकर्स परिवार की ताकत जरूर दिखाऊंगा। उस दौर के खत्म होने में सिर्फ 1.5 दिन बाकी थे। स्ट्रैची को पता था कि वह वांग टेंग को नहीं पकड़ सकता, इसलिए उसने अपनी उम्मीदें अखाड़े की लड़ाई पर लगा दी। एलिमिनेशन मैच पहले वाले मैच जैसा नहीं था। इसमें एक बनाम एक मुकाबला नहीं था, इसलिए किसी फाइटर की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल था। दूसरे क्षेत्र में जिन तियानकुंग और अन्य लोगों ने भी युवा नायक के अंक और रैंक पर ध्यान दिया था, उनके चेहरे पर भाव जम गए। वे वांग टेंग को नीची नजर से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद उनकी नींव कमजोर है, क्योंकि उन्हें शीर्ष 10 में जगह बनाने में 20 दिन से ज्यादा का समय लगा था। इसलिए वे उन्हें खतरा नहीं मानते थे। लेकिन अब वह उन सभी से आगे निकल गया और उस स्थान पर पहुंच गया जिसे वे छू नहीं सकते थे। जिन तियानकुन के चेहरे पर उलझन थी, उसे अजीब महसूस हो रहा था। मैं बहुत आगे निकल गया। कैवेंडिश परिवार के टिमोथी भी वांग टेंग को जानते थे। जब उन्होंने बदलाव देखा तो उनकी आंखों में एक तेज चमक आ गई, लेकिन वे नाराज नहीं थे। इसके बजाय वे वांग टेंग की क्षमता में और अधिक दिलचस्पी लेने लगे। हम वांग टेंग जी परिवार से जी हाओचेन चौंक गया। वह नंबर 2 पर पहुंच गया। उसने क्या किया? क्या उसने एक उच्च स्तरीय शाही सितारा जानवर को मार दिया? वांग टेंग शियाओ जुन की नजर तेज हो गई। उसके दिल में बहुत उथल पुथल मची हुई थी, जिससे उसे शांत रहना मुश्किल हो रहा था। वह व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध था। उन्होंने प्रतियोगिता से पहले सेना द्वारा किया गया भव्य प्रदर्शन देखा था। हालांकि उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि लीग ऑफ टैलेंट्स अंत में ताकत की प्रतियोगिता थी। इस तरह की पूर्व प्रचार अनावश्यक था, क्योंकि उन्हें अंततः एक दूसरे की शक्ति को जानने के लिए लड़ना होगा। एट नोबल बन एट। फिर भी देखने से लगता है कि यह आदमी सचमुच बहुत ताकतवर है। मुझे उम्मीद है कि मैं अगले दौर में उनसे मिल सकूंगा। उसकी आंखों में लड़ने का जोश था। दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है, वह सैन्य प्रतिभा है। पेरेस परिवार के सोया ने रैंकिंग में परिवर्तन देखकर अपनी भौहें चढ़ाईं। वांग टेंग, तुमने मुझे वाकई हैरान कर दिया। दूसरा राजकुमार पहले तीसरे स्थान पर था, लेकिन उसे और नीचे धकेल दिया गया। अब वह चौथे स्थान पर है। उसने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि उसने उस युवा को कम आंका था। प्रतिभागियों के प्रतीक्षा क्षेत्र में तीसरा राजकुमार गुस्से से भरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसे कुचल दिया गया हो, और वह बहुत शर्मिंदा था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा नायक के साथ उसका कुछ टकराव था। पहले तो उसने सोचा कि वांग टेंग सिर्फ एक प्रतिभाशाली योद्धा है जिसे आसानी से आदेश दिया जा सकता है। हालांकि बाद वाले ने उसका एहसान स्वीकार नहीं किया और उसे अपमानित भी किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। उस कुलीन व्यक्ति ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वह युवक एक निर्लज मूर्ख था। वह साम्राज्य का तीसरा राजकुमार था। दिव्य अवस्था की साधना करने वाले एक बैरन को उससे बात करने का क्या अधिकार था? लेकिन जब उसने देखा कि युवक उससे आगे निकल गया है, तो उसका घमंडी रवैया मजाक बन गया। सभी ड्यूकडम के प्रतिभाशाली लोग और राजकुमार अहंकारी थे। वांग टेंग की अचानक उपस्थिति ने उनके मन में कंपन पैदा कर दिया। समुद्र की गहराई में गर्म हवा समुद्र तल से ऊपर उठ रही थी। गर्मी से पानी लाल हो गया था। वहां एक व्यक्ति खड़ा था, जो अपने आसपास की चिलचिलाती गर्मी की परवाह नहीं कर रहा था। उसका चेहरा एक हल्की चमक से ढका हुआ था, और उसकी आभा अद्भुत थी। उसकी काली पुतलियों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जो हर चीज को देखने में सक्षम लग रहा था। उस व्यक्ति ने रैंकिंग पर नजर डाली और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर दर्शकों ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की और उग्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। हे भगवान, वांग टेंग दूसरे स्थान पर पहुंच गया। यह जोन 1 का नंबर 2 है। अविश्वसनीय। मैंने सोचा था कि उसकी सीमा 5 थी, लेकिन उसने 2 नंबर तक पहुंचने में आधा दिन लगा दिया। यह तो स्वर्ग विरोधी है। अविश्वसनीय। जोन 1 में दूसरे स्थान पर और 4 अन्य जोन में नंबर 1। भले ही वांग टेंग पहले स्थान पर न पहुंच पाए, लेकिन मुझे लगता है कि वह क्राउन प्रिंस के बराबर है। यह सही है। यह अद्भुत है। अद्भुत, अद्भुत, शानदार। वांग टेंग फिर से ध्यान का केंद्र बन गए। यहां तक कि क्राउन प्रिंस भी उनकी प्रसिद्धि को नहीं छीन पाए। बेशक हमारे हीरो को नहीं पता था कि क्या हो रहा है, और उसे इसकी परवाह भी नहीं थी। उसे तो बस अपने फायदे की चिंता थी। 3 महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल और 8 हेलिश सी टाइगर शार्क की मृत्यु के बाद अनगिनत विशेषता बुलबुले गिराए गए। यही असली व्यापार था। वांग टेंग ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और पानी में तैर रहे सभी विशेष बुलबुले एकत्र किए। एड्स बाय पब फ्यूचर। नक्षत्र बल जल तारांकन 85। नक्षत्र बल जल तारांकन 120। दिव्य स्तर जल प्रतिभा 65।
महासागरीय अल्ट्रासोनिक बीम 38। वेल स्वेलो चौथा स्थान तारांकन 6-4। समुद्री वेल सीटी तारांकन 40। जल डोमेन तारांकन 2-5। रिक्त विशेषता तारांकन 3-6-5। फोर्स शार्क बम 10। फोर्स शार्क बम 1-2। फोर्स शार्क बम 15। फोर्स शार्क बम 10। रिक्त विशेषता तारांकन 188। इतने सारे गुण। उसकी आंखें चमक उठी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर ध्यान केंद्रित करे, क्योंकि सभी गुण बुलबुले उसके शरीर में विलीन हो गए थे। नक्षत्र जल बल स्वतः स्पष्ट था, तथा जो कुछ उसने पहले से संचित किया था वह पहले से ही आकाशीय अवस्था के पूर्णतया विकसित 9वें स्तर पर था। उन्हें एक अन्य दिव्य स्तर की प्रतिभा भी प्राप्त हुई। दिव्य स्तर जल प्रतिभा। वांग टेन की जल प्रतिभा सम्राट से शाही स्तर तक पहुंच गई। ये जश्न मनाने लायक था। दिव्य स्तर जल प्रतिभा 6500/500। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि समुद्र में सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक होने के नाते महासागरीय यूनिकॉर्न व्हेल वास्तव में बेहद प्रतिभाशाली थे। यदि उन्हें परिपक्व होने दिया जाए तो वे टाइटन स्तर तक पहुंच सकते हैं। एक बार पूर्ण रूप से विकसित हो जाने पर युद्धग्रह उन्हें जाने से रोकने में असमर्थ होगा। आगे बढ़ते हुए एकत्रित विशेषताओं में 3 विशेष युद्ध तकनीकें शामिल थीं। इनमें से एक था महासागरीय अल्ट्रासोनिक बीम। जैसे जैसे विशेषता वाला बुलबुला उसके दिमाग में विलीन होता गया, वांग तेंग को धीरे धीरे समझ में आ गया कि यह कौशल क्या है। उसके मन में एक व्हेल की विशालकाय आकृति उभरी। उसके सिर पर लगे सर्पिल सींग से प्रकाश की एक चमकदार नीली किरण निकली और बाहर निकली। ये वही भयानक हमला था जो बड़ी व्हेल ने कुछ समय पहले किया था। मुठभेड़। विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश। 1। महासागरीय अल्ट्रासोनिक बीम। पाठकों, धन्यवाद। वांग टेन को आश्चर्य हुआ जब वह अपने मन में समुद्री यूनिकॉर्न व्हेल के अनोखे कौशल के बारे में सोच रहा था। उन्होंने खुद हमले के प्रभाव को देखा। तीसरा राजकुमार और अन्य योद्धा इसका विरोध नहीं कर सके और उन्हें भागना पड़ा। इसलिए इसे प्राप्त करना मेरे लिए सुखद आश्चर्य था। महासागरीय अल्ट्रासोनिक बीम 800/5000 अच्छी तरह से वाकिफ। लाइटनिंग बैटल स्पीयर की तरह यह एक ऐसी युद्ध तकनीक थी जो शाश्वत अवस्था तक पहुंच सकती थी। ये शक्तिशाली थी। अन्य युद्ध तकनीक वेल स्वेलो थी। ये जाना पहचाना सा लग रहा है। वांग टेंग ने कुछ देर तक याद किया, फिर उसे याद आया कि उसने इसे पहले कहां देखा था। जब वह धरती पर था तब उसने एक विशालकाय वेल स्टार जानवर को मार डाला था जिसने वही युद्ध तकनीक अपनाई थी। हालांकि उन्होंने कभी इसका उपयोग नहीं किया था, इसलिए इसे टाल दिया गया और भुला दिया गया। इस बार वेल निगलने का कौशल चौथे स्थान पर था, जो उसके पास मौजूद कौशल से कहीं अधिक मजबूत था। रैंकों के साथ युद्ध तकनीक का मतलब था कि कौशल में व्यापक क्षमता थी। जैसे ही गुण आत्मसात हुआ, वांग टेंग के मन में एक और छवि उभरी। एक विशालकाय वेल ने अपना मुंह खोला और बहुत अधिक मात्रा में बल निगल लिया। यह दृश्य अद्भुत था। एक साधारण तारा जानवर इतनी बड़ी मात्रा में बल को कभी भी अपने अंदर नहीं ले पाएगा। हालांकि महासागरीय यूनिकॉर्न वेल उस पद्धति का उपयोग करके ऐसा कर सकती है। वेल स्वेलो 6400/40000 चौथा स्थान। पहले से चौथे रैंक तक का मौका गुणात्मक स्तर पर था। तब वांग टेंग को एहसास हुआ कि यह कितना शक्तिशाली था। यदि वह कभी किसी ऐसे स्थान पर पहुंच जाए जहां बल अत्यधिक समृद्ध हो, या जब उसका ऊर्जा भंडार गंभीर रूप से समाप्त हो जाए, तो वह इस तकनीक का उपयोग करके शीघ्रता से ऊर्जा अवशोषित कर सकता है। तीसरी विशेष युद्ध तकनीक को महासागरीय वेल सीटी कहा जाता था। यह आध्यात्मिक ध्वनि आधारित हमला था। यह शैतानी ध्वनि तरंग और दिव्य ध्वनि तरंग जैसा ही था। हालांकि प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। अन्य दो की अदृश्यता और छिपाव के विपरीत, महासागरीय वेल सीटी अधिक प्रत्यक्ष थी, तथा इसमें विशाल ध्वनि तरंग का प्रयोग किया गया था। जब महासागरीय यूनिकॉर्न वेल ने हमला किया, तो उसकी गड़गड़ाहट भरी आवाज से सभी के कान के पर्दे लगभग फट गए। महासागरीय वेल सीटी 1000-5000 अच्छी तरह से वाकिफ। यह एक विकासोन्मुख युद्ध तकनीक थी। हमले की तीव्रता इसके उपयोगकर्ता की क्षमता पर निर्भर करती थी। अगली विशेषता जल क्षेत्र थी। वांग टेंग का जल क्षेत्र पाताल क्षेत्र में बदल गया था, इसलिए उसे अभी अभी प्राप्त जल क्षेत्र के लिए भी ऐसा करने की आवश्यकता थी। ये सभी विशेषताएं समुद्री यूनिकॉर्न वेल द्वारा प्राप्त की गई थीं। जहां तक हेलिश सी टाइगर शार्क की बात है, तो उन्होंने केवल एक विशेष विशेषता छोड़ी। यह एक और जल तत्व युद्ध तकनीक थी। यह बल का हमला है जो शार्क ने अभी अभी किया है। वांग टेंग विशेषता बुलबुले को अवशोषित करने के बाद आश्चर्यचकित था। यह सही है, कोई भी व्यक्ति उस कौशल के साथ एक नारकीय समुद्री टाइगर शार्क बनाने के लिए बल का उपयोग कर सकता है। ऊर्जा से निर्मित शार्क का उपयोग सीधे हमलों के लिए किया जा सकता है या उन्हें आत्मविस्फोट के लिए भेजा जा सकता है। यह शक्तिशाली था।
वांग टेंग उस कौशल से लगभग घायल हो गया था। सौभाग्यवश उसके पास कई तकनीकें थीं और उसने समय रहते बचने के लिए स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक साधारण मार्शल योद्धा विस्फोट में फंसकर मारा गया होगा या कम से कम गंभीर रूप से घायल हो गया होगा। ये युद्ध तकनीक बुरी नहीं है। वांग टेंग ने अपनी ठोड़ी को छुआ और हंसते हुए कहा, ये छिपकर हमला करने के लिए अच्छा है। फोर्स शार्क बम 3850 बटा 10,000 छोटी उपलब्धि। 8 हेलिश टाइगर शार्क ने फोर्स शार्क बम के 12,850 अंक का योगदान दिया, जिससे तकनीक को तुरंत छोटे उपलब्धि चरण तक पहुंचने में मदद मिली। युवा नायक के पास पहले जल आधारित तकनीकें ज्यादा नहीं थीं, अब उसके पास उनकी एक श्रृंखला थी। महासागरीय अल्ट्रासोनिक बीम, एक टकराव प्रकार का हमला। महासागरीय वेल सिटी, एक आध्यात्मिक हमला, छुपकर हमला करने के लिए फोर्स शार्क बम और वेल स्वेलो जो उसे अपनी ताकत को फिर से भरने में मदद कर सकता था। उत्तम। वांग टेंग ने अपनी रिक्त विशेषताओं की गिनती नहीं की, लेकिन वे कहीं नहीं गईं। जब गुण एकत्रित करने का काम पूरा हो गया, तो उन्होंने अपना ध्यान महासागरीय यूनिकॉर्न वेल के सीन की ओर लगाया, जो कि अच्छा सामान था। उसने शार्क के शवों को संग्रहित किया और फिर बड़ी वेल के सिर के ऊपर गया। उसने सीन को ध्यान से देखा। पास से देखने पर यह स्पष्ट था कि यह लगभग उसकी लंबाई के बराबर ही लंबा था। यह अनोखा था, एक सर्पिल आकार में, इसमें सुनहरे नीले पैटर्न उकेरे गए थे। ये टुकड़ा एक दिव्य और पवित्र आभा देता था। ये वास्तव में एक दुर्लभ और विशेष सामग्री है। वांग टेंग ने सीन को झटका दिया, जिससे एक धातु की अंगूठी बन गई। बेशक, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा। राउंड बॉल की आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। ये समुद्री यूनिकॉर्न वेल अजीब है। ये जल तत्व वाला तारा जानवर है, लेकिन सींग में जल और धातु दोनों तत्व हैं, वांग टेंग ने कहा। अफवाह है कि सींग के नीचे एक हड्डी है जो आसपास के वातावरण में मौजूद धातु बल को अवशोषित कर सकती है, इसी तरह से यह अनोखी विशेषता है। इसके शरीर का कोई अन्य हिस्सा धातु बल को अवशोषित नहीं कर सकता, राउंड बॉल ने बताया। एट नोबल एट वांग टेंग ने कहा, दुनिया आश्चर्यों और आश्चर्यों से भरी है। उन्होंने कुछ देर तक विचार किया, फिर आगे बढ़कर उस बड़े हवेल को अपने पास रख लिया। नहीं जानता था कि उसकी यह हरकत दर्शकों के दिलों में ईर्ष्या की ज्वाला जला देगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। क्या उसने अभी अभी वह विशालकाय समुद्री यूनिकॉर्न वेल ले ली है? हे भगवान, मुझे लगता है कि वह गुप्त रूप से धनी है। उस विशाल वेल को समायोजित करने के लिए उसका स्थानिक भंडारण कितना बड़ा होना चाहिए। मुझे ईर्ष्या हो रही है। वांग टेंग निश्चित रूप से एक धनी युवक है। मजबूत, सुंदर और धनी। क्या वह वही प्रसिद्ध लंबा, अमीर और सुंदर आदमी है? हा, लंबे, अमीर और सुंदर। आप तो जीनियस हैं। सभी को नमस्कार। क्या किसी को वांग टेंग का संपर्क नंबर पता है? अगर पता है तो कृपया मुझे बताएं। जब मैं वांग टेंग का पार्टनर बनूंगा तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद दूंगा। बेशर्म। नमस्ते, मैं वांग टेंग हूं और मैं एक गर्लफ्रेंड की तलाश में हूं। कोई भी आवेदन कर सकता है, लेकिन अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि सभी महिलाएं मुझे 3 ट्रिलियन यूसी देंगी। कृपया गलत न समझें। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। मैं बस ये परखना चाहता हूं कि आप कितने ईमानदार हैं। हे भगवान, मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपको नमन करता हूं। मैं आपको नमन करता हूं। अल्पविराम। प्रतिभागियों के क्षेत्र में वापस आकर तीसरे राजकुमार ने जब युवा नायक को बड़े राक्षस के शव को छिपाते हुए देखा तो उसकी आंखें टेढ़ी हो गईं। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रहा था। वांग टेंग ने अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति जारी की और एक निश्चित दिशा में दौड़ पड़े। वह समुद्री खाई से कुछ दूरी पर था, इसलिए वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हर जगह असंख्य तारा जानवर थे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहां जाता था। यह बहुत अच्छा होगा यदि वह हेलिश सी टाइगर शार्क जैसे कुछ और मध्यम स्तरीय शाही समुद्री जानवरों से मिल सके। कठिनाई का स्तर बिल्कुल सही था और उनके अंक कम नहीं थे। आधा दिन और बीत गया। वांग टेंग ने कई राक्षसों को मार डाला और उसके अंक 10,000 से भी अधिक बढ़ गए और वह राजकुमार के और भी करीब पहुंच गया। केवल एक दिन बचा था। हर कोई अपनी सांस रोके हुए था। क्या वांग टेंग क्राउन प्रिंस से आगे निकल जाएगा? अचानक झटकों का दौर शुरू हो गया। क्राउन प्रिंस के बिंदुओं को देखो। एट नोबल एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या हुआ? हे भगवान, युवराज के अंक 30,000 से अधिक बढ़ गए। क्या? वांग टेंग ने 10,000 अंक अर्जित किए और क्राउन प्रिंस ने 30,000 अंक अर्जित किए। अंतर कम होने के बजाय और बढ़ गया। वांग टेंग को कोई उम्मीद नहीं है। 30,000 अंक। क्या युवराज ने उच्च स्तरीय शाही सितारा जानवर को मार डाला? जल्दी से युवराज की स्क्रीन पर देखो।
उसने वास्तव में एक उच्च स्तरीय शाही सितारा जानवर को मार डाला है। अल्पविराम। सभी ने अपनी नजरें हटा ली और उक्त स्क्रीन की ओर देखने लगे। समुद्र की तलहटी में कहीं, जहां समुद्री पानी लगातार उबल रहा था, एक विशालकाय तारा जानवर प्रसिद्ध कुलीन के सामने पड़ा था। उसे अभी अभी मारा गया था। ये जीव गहरे समुद्र में रहने वाला स्क्विड था। कितना बड़ा स्क्विड है? क्या वह स्क्विड उच्च स्तरीय शाही स्तर का है? ये सही है। मैंने अभी अभी उन्हें लड़ते हुए देखा। क्या अब तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है? तुम युवराज की बजाय वांग टेंग की ओर क्यों देख रहे थे? युवराज सचमुच बहुत शक्तिशाली है। वह एक उच्च स्तरीय शाही सितारा जानवर को मार सकता है। स्क्विड, तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने किसका अपमान किया? उफ, कितना मासूम स्क्विड है। अल्पविराम। वांग टेंग ने भावशून्य चेहरे से क्राउन प्रिंस के स्को में आए बदलाव को देखा। हालांकि अंदर ही अंदर वह आश्चर्यचकित था। ये युवराज सचमुच असाधारण है। उसके पास 30,000 अंक पाने के केवल 2 ही रास्ते थे। उसने या तो उच्च स्तरीय साम्राज्य को मार डाला या कुछ मध्यम स्तरीय साम्राज्य को। चाहे जो भी हो, वह कुलीन व्यक्ति शक्तिशाली था। वह उससे थोड़ा ही कमजोर हो सकता था। उनका अंतर बढ़कर 40,000 हो गया, जो पहले से भी अधिक था। वांग टेंग को तत्काल जरूरत महसूस हुई और वह तुरंत समुद्र में और गहरे गोते लगाने लगा। अरे, वांग टेंग वहां जा रहा है जहां युवराज है। आप ठीक कह रहे हैं। क्या वे जल्द ही मिलने वाले हैं? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या वे कोई टकराव करने जा रहे हैं? मैं बहुत उत्साहित हूँ। मैं उनके बीच कुछ दोस्ती देखना चाहता हूँ। तुम अजीब लग रहे हो। अल्पविराम। आखिरकार सभी ने देखा कि वांग टेंग कहाँ जा रहा था। ये वही जगह थी जहां युवराज था। ये कदम संयोगवश उठाया गया। वांग टेंग उस दिशा में आगे बढ़ा क्योंकि वहां समुद्री जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उसने आगे बहुत ज्यादा जीवन शक्ति और ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किया। कुछ समय बाद युवा नायक को अपने आसपास का तापमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। बुलबुले भी दिखने लगे। ब्लूप। बुलबुले समुद्र तल से उभरे और कुछ सेकंड तक तैरने के बाद फट गए। भीषण गर्मी फैल गई, जिससे पानी का तापमान बढ़ गया। यह क्या है? वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। वह चौंक गया। जब उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र में अग्नि बल की उपस्थिति महसूस की तो उन्हें यह अजीब लगा। समुद्र के तल पर इतनी घनी मात्रा में इसे पाना अविश्वसनीय था। जब वह करीब पहुंचा तो उसे इसका कारण पता चला। यह एक पनडुब्बी ज्वालामुखी है। वांग टेंग और राउंड बॉल की आवाजें अप्रत्याशित रूप से एक साथ सुनाई दी। पहला अपने आप में बड़बड़ा रहा था, जबकि छोटा बच्चा पहले के मन में चिल्ला रहा था। वहां कुछ विशेष अग्नि तत्व वाले समुद्री जानवर हो सकते हैं। सावधान रहें, राउंड बॉल ने वांग टेंग को याद दिलाया। उसने सिर हिलाया। उसने अपने पैर थपथपाए और प्रकाश की गति से भाग गया। धमाका। अचानक उसके सामने एक विस्फोट हुआ। गर्म लहरें ऊपर उठी, जिससे उसे रुकना पड़ा। धमाका। एक प्रचंड लाल प्रकाश की किरण उसकी ओर फेंकी गई, जो समुद्री जल को चीरती हुई पूरे स्थान को लाल कर रही थी। वांग टेंग 1 मीटर दूर एक ओर खिसक गया और किरण से बच निकला। गर्मी उसके पास से गुजरी, जिससे उसके कपड़े और बाल बिखर गए। वह अपने आसपास के स्थान को अलग थलग कर सकता था, ठीक वैसे ही जैसे वह जमीन पर होता है। उसने भौहें सिकुड़ी और क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए अपनी वास्तविक आंख को सक्रिय किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। अगले ही पल उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह गाली देते हुए बोला, भाड़ में जाओ। वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। राउंड बॉल दंग रह गया, फिर उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? वांग टेंग ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, तारा प्राणियों का एक झुंड हमारी ओर दौड़ रहा है। मैं तो ये भी नहीं गिन सकता कि उनकी संख्या कितनी है। वे इतने अधिक थे कि वह रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह घिर जाने से बचने के लिए जितनी तेजी से हो सकता था, आगे बढ़ा। वह अंत भी नहीं चाहता था। वह वहां मरना नहीं चाहता था। यह इसके लायक नहीं था। क्या तुमने देखा कि वे क्या है? राउंड बॉल ने पूछा। मुझे लगता है कि वे जेलीफिश हैं, युवक ने उत्तर दिया। जेलीफिश? राउंड बॉल हैरान रह गया। बातचीत जारी रहने के दौरान भी वह अपनी गति कम नहीं कर पाया। वह तेजी से भागता रहा। लेकिन अचानक उसके चारों ओर एक बड़ी लाल चमक उभरी, जिसने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। धमाका। उसके पीछे एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी। वांग टेंग ने मुड़कर देखा तो एक आकृति तेजी से ऊपर आती हुई दिखाई दी। जल्द ही वह युवा नायक के सामने तैरता हुआ आया और अपना चेहरा प्रकट कर दिया। युवराज। ये युवराज था। जब वांग टेंग ने नवागंतुक को देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह भी उतना ही हैरान था। वह एक पल के लिए रुक गया।
वांग टेंग और क्राउन प्रिंस की मुलाकात एक अजीबोगरीब स्थिति में हुई। अनगिनत लाल जेलीफिश उन्हें घेरे हुए थी। ये जीव पारदर्शी थे, उनके शरीर के अंदर लाल रोशनी चमक रही थी, जिससे उनका बाहरी रंग दिख रहा था। उन्होंने अपने छत्रनुमा सिर से तंतुओं का एक झुंड फैलाया हुआ था, जो धारा में इधर उधर हिल रहा था और बह रहा था। उन्हें देखना ही डरावना था। विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश। राउंड बॉल ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, वांग टिंग, ये विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश है। वांग टेंग ने उस तारा जानवर से संबंधित जानकारी खोज निकाली। यह एक बेहद परेशान करने वाला राक्षस था। यह प्रजाति आमतौर पर पनडुब्बी ज्वालामुखियों के पास रहती थी और उनकी प्रजनन क्षमता बहुत अधिक थी। वे आमतौर पर बड़े समूहों में घूमते थे। प्रत्येक समूह में कुछ मिलियन लोग होंगे। किसी भी परिस्थिति में उनसे उलझने की सलाह नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वे द्वेष रखने के लिए जाने जाते थे। वांग टेंग ने अपनी लार निगलते हुए पूछा, क्या तुमने उन्हें उकसाया? यह एक दुर्घटना थी, क्राउन प्रिंस ने नीरसता से उत्तर दिया। हालांकि उनकी आवाज में बेबसी का भाव झलक रहा था। हमारे नायक ने इधर उधर देखा और पूछा, क्या आप उनसे बात कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वे आप पर ध्यान दें? मैं तो बस एक राहगीर हूं। मैं निर्दोष हूं। क्राउन प्रिंस, एक कठिन लड़ाई। एक स्थिति थोड़ी अजीब थी। पाठकों, धन्यवाद। क्राउन प्रिंस को वांग टेंग की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। ये व्यक्ति थोड़ा अविश्वसनीय है। अगर वह विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश को अपनी बात सुना पाता तो वह इतनी दयनीय स्थिति में नहीं होता। यह सही है कि वह शांत और संयमित रुख दिखा रहे थे, लेकिन शुरुआत की तुलना में उनकी स्थिति थोड़ी दुखद थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। खामोशी। दर्शक उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर हंसना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर जेलीफिशों की घनी भीड़ थी। अरे, ये क्या है? जेलीफिश। मुझे लगता है कि उन्हें विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश कहा जाता है। वे बड़ी संख्या में घूमते हैं। सामान्य योद्धा निश्चित रूप से मर जाएंगे यदि वे उनसे मिलें। ये सभी सम्राट स्तर या उससे ऊपर के लगते हैं। ये डरावना है। एक सम्राट सितारा जानवर मेरे ग्रह के एक क्षेत्र का अधिपति होगा। अरे, तुम कौन से सुदूर ग्रह से हो? क्या तुम गुलाम बेचते हो? मौन। वांग टेंग बहुत बदकिस्मत है। क्राउन प्रिंस को फंसाना। कितनी अप्रत्याशित गड़बड़ी है। मुझे हंसी आ रही है। क्या ये कर्म है? मुझे भी ऐसा ही लगता है। विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश, हिलना मत। तुम घिर गए हो। उनका मजाक उड़ाना बंद करो। क्राउन प्रिंस और वांग टेंग खतरे में हैं। खतरा, 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 खतरा। युवराज, भागो। वांग टेंग, भागो। वे भाग नहीं सकते। उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अल्पविराम। लाइव फीड देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। स्क्रीन देखना ही उन्हें सिहरन पैदा करने के लिए काफी था। राजकुमार संकट में है, वही सुनहरा बैंगनी वस्त्र पहने हुए एक अन्य बुजुर्ग ने कहा। वह व्यक्ति साम्राज्य की छोटी शाखाओं का एक ब्रह्मांड मंच योद्धा था, लेकिन वह सम्मानजनक तरीके से खड़ा था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वह दूसरे व्यक्ति के पीछे खड़ा था। चिंता की कोई बात नहीं है। उसकी ताकत को देखते हुए उससे कोई खतरा नहीं है, पहले आदमी ने शांति से कहा। एट नोबल बन एट। मैं नहीं चाहता कि ये विशालकाय ज्वालामुखी जेलीफिश उसकी वर्तमान रैंकिंग में हस्तक्षेप करें, बुजुर्ग ने कहा। रैंकिंग महत्वपूर्ण नहीं है। अगले राउंड में ही प्रतियोगी की असली योग्यता प्रदर्शित होगी। पहले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। उसके होठों के किनारे थोड़े मुड़े हुए थे। जैसे ही उसने आगे कहा, हालांकि उन दोनों का बिल्कुल आखिरी क्षण में मिलना दिलचस्प है, जबकि दोनों एक दूसरे से घिरे हुए हैं। बुजुर्ग को आश्चर्य हुआ जब उसने पहले व्यक्ति को दो युवकों के बारे में बात करते हुए सुना। ऐसा लग रहा था कि वह दोनों की तुलना कर रहा था। वांग टेंग की तुलना क्राउन प्रिंस से कैसे की जा सकती है? बुजुर्ग ने पूछा। उसे कम मत आंको। अधेड़ उम्र के आदमी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मुस्कान रहस्यमय होती गई। दुर्भाग्यवश बड़े साहब ने यह नहीं देखा। उसने पलकें झपकाई और वांग टेंग की ओर देखा। फिर उसने अपनी नजर वापस क्राउन प्रिंस पर घुमाई। उसके लिए उनका राजकुमार ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिस पर ध्यान देना जरूरी था। अल्पविराम। सैन्य युद्ध किले के भीतर 3 शाश्वत मंच योद्धाओं को लाइव प्रसारण द्वारा आकर्षित किया गया था। दिलचस्प। जनरल हबकूक हंसा। उनके लिए 2 मुख्य उम्मीदवारों की मुलाकात एक दिलचस्प मामला था। जनरल फू जिंगलान ने आश्चर्य से कहा, मैंने नहीं सोचा था कि वे एक दूसरे से मिल सकते हैं। विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश को संभालना आसान नहीं है, चुप रहने वाले जनरल तांग वुवेई ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना थी। ये भी एक अवसर है। जनरल फू जिंगलान अचानक मुस्कुराए। हा, देखते हैं कि वांग टेंग क्राउन प्रिंस से ज्यादा जेलीफिश मार पाता है या नहीं। हबकूक की आंखें चमक उठी और वह हंसने लगा।
कठिन, जनरल तांग वुवेई ने कहा। अल्पविराम, ग्रेट कियान अकादमी के अंतरिक्ष यान पर बाओ देवेन और अन्य लोग चौंक गए। ये परेशानी वाली बात है। वहां बहुत ज्यादा जेलीफिश हैं। आठों ड्यूकडम परिवार भी इस दृश्य को देखकर अचंभित रह गए। उनमें से कई के विचार अलग अलग थे। कैवेंडिश परिवार के सदस्य चिंतित थे। क्या आपको लगता है कि वांग टेंग इतने सारे जीवों को संभाल सकता है? लेटिटिया ने भौहें सिकोड़ी। बोर्ला और डुबोइस ने एक दूसरे को देखा और भौहें सिकोड़ी। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में निराशा देखी। मुझे लगता है वह ठीक हो जाएगा। डीक्यू ने मुंह में लार भर ली। उसे भरोसा नहीं था। शार्क और विशाल व्हेल की तुलना में जेलीफिश ज्यादा डरावनी थी। वे ऐसी चीज नहीं थी जिन्हें दिव्य योद्धा हरा सके। क्या वांग टेंग और क्राउन प्रिंस घेराबंदी से बच सकते थे? ओलिविया ने घबराहट के मारे लेटिटिया की बांह कसकर पकड़ ली। उसका दिल बेचैनी से जोरों से धड़क रहा था। दूसरी ओर उग्र फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड और पाकर परिवार के अन्य लोग खुशी से हंस रहे थे। उन्हें अद्भुत महसूस हो रहा था। कर्म, वह इसी का हकदार है। वाल्टेरो ने एक भयावह मुस्कान बिखेरी। देखते हैं इस बार वह कैसे मरता है, सिंक्लेमन ने अपनी आंखों में ठंडी चमक के साथ कहा। लेकिन पिताजी, अंकल सिंक्लेमोन, क्राउन प्रिंस भी वहां है, एनराइस ने धीरे से कहा। वल्टेरो और सिंक्लेमोन के चेहरे पर उदासी छा गई। वांग टेंग के प्रति उनकी नफरत बहुत बढ़ गई थी। इसके अलावा युवा नायक की प्रतिभा ने उन्हें डरा दिया। वे चाहते थे कि वे जितनी जल्दी हो सके उससे छुटकारा पा सके। इसी कारण से यदि वांग टेंग आसपास होते तो वे क्राउन प्रिंस सहित अन्य सभी को नजरअंदाज कर देते। एक कठिन लड़ाई। दोनों विशेषज्ञों को एहसास हुआ कि वहां केवल वांग टेंग ही नहीं था, बल्कि क्राउन प्रिंस भी वहां मौजूद था। पाठकों, धन्यवाद। क्या शाही परिवार युवराज की हत्या होते देखेगा? स्पष्ट नहीं। परिणामस्वरूप वांग टेंग का जोखिम काफी कम हो गया। यदि शाही परिवार हस्तक्षेप करे तो सेना भी उचित तरीके से वांग टेंग को बचा सकती है। चिंता मत करो, उनके जैसे प्रतिभाशाली लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वे निश्चित रूप से अंत तक डटे रहेंगे, उग्र ज्वलंत ब्रह्मांड भगवान ने कहा। ये सही है। सभी प्रतिभाएं अभिमानी होती हैं, वे इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हालांकि अगर वह डटा रहा तो खतरा अभी भी बना रहेगा। उन विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश से छुटकारा पाना मुश्किल होने वाला है, वाल्टेरो ने कहा। अगर वह बच भी गया तो भी वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। अगले राउंड में सिंक्लेमन के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। अल्पविराम, वू जिंगयुन, बूढ़ेहान और अन्य लोगों ने देखा कि युवा नायक लाल रंग के जीवों से घिरा हुआ था और उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसा कि उन्होंने देखा, वांग टेंग न केवल महान कियान साम्राज्य और उसकी सेना का प्रतिनिधित्व करता था, वह आकाशगंगा में एक दूरस्थ ग्रह पृथ्वी का भी प्रतीक था। वह इतने लंबे समय के बाद उस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब रहा। वह वहां कैसे हार सकता है? वांग टेंग पृथ्वी ग्रह की आशा थे। जेलीफिश का झुंड एक परेशान करने वाला समूह लगता है, बूढ़ेहान ने गंभीर आवाज में कहा। अकेले होने पर वे मजबूत नहीं होते, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह टिक पाएगा, कमांडर होंग ने आश्चर्य जताया। ब्रह्मांड वास्तव में एक डरावनी जगह है। हम पृथ्वी पर सम्राट स्तर के जानवरों को शायद ही कभी देखते हैं, जबकि उनका इतना भयानक समूह यही मौजूद है। हान झू और युवा पीढ़ी के अन्य लोग दृश्य देखकर दंग रह गए और महसूस कर सकते थे कि स्थिति कितनी भयावह थी। पृथ्वी पर सभी योद्धा अत्यंत उदास महसूस कर रहे थे। बैटल हर्थ मर्सिनरी टीम के अंतरिक्ष यान पर लिन चुहान ने अपनी मुठ्ठियां कस ली। उसके नाजुक चेहरे पर एक घबराहट सी झलक रही थी। चाहे वह वांग टेंग की क्षमताओं पर कितना भी आश्वस्त क्यों न हो, जब उसने देखा कि चीजें किस प्रकार घटित हो रही थी, तो उसका दिल धड़कने लगा। कहीं और किसी सुदूर ग्रह के पहाड़ की चोटी पर पैर रखे एक व्यक्ति के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अल्पविराम, वांग टेंग और क्राउन प्रिंस को जोन 1 में समुद्री राक्षसों ने घेर लिया था। हमारा नायक चुप रहा और गंभीर भाव से अपना ध्यान उन राक्षसों पर केंद्रित करने लगा जो उन्हें घेरे हुए थे। जेलीफिश की संख्या इतनी अधिक थी कि वे उसके लिए खतरा बन गईं। वह स्पेस फ्लैश का उपयोग भी नहीं कर सकता था, वह सीमित दूरी तक ही जा सकता था और वह घेरे से बाहर नहीं निकल सकता था। बस अचानक भिनभिनाने जैसी आवाज सुनाई दी, जबकि तापमान तेजी से बढ़ गया। वांग टेंग ने देखा कि आसपास के विशालकाय ज्वालामुखी जेलीफिश अपने नक्षत्र अग्नि बल को संघनित कर रहे थे और हमला करने वाले थे। क्राउन प्रिंस ने भी ये देखा और उनके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। धमाका, सभी दिशाओं से लाल रोशनी की किरणें फेंकी गईं। यह एक भयावह दृश्य था। देखने वालों को ऐसा लग रहा था कि पूरे इलाके में अनगिनत लाल किरणें फैली हुई हैं, जिससे बचने का कोई विकल्प नहीं बचा। पाताल लोक का क्षेत्र, युवा नायक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिल में चिल्लाया।
उसने विशेष क्षेत्र को सक्रिय किया, जिसने उसके शरीर को केंद्र बनाकर सैकड़ों मीटर की दूरी को कवर किया। दूसरी ओर राजकुमार के शरीर में एक बढ़ता हुआ नीला प्रकाश क्षेत्र उत्पन्न हुआ, जो एक डोमेन भी था। प्रतिभाशाली राजकुमार के लिए किसी क्षेत्र में महारत हासिल करना कोई अजीब बात नहीं थी। उसके इस कदम से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, क्योंकि सभी ने इसे एक सामान्य बात के रूप में लिया। धमाका! लाल किरणों के दोनों क्षेत्रों पर बमबारी करते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ। वे सभी एक झटके में बिखर गए और नजरों से ओझल हो गए। डोमेन सिर्फ आक्रमण का साधन नहीं थे, वे रक्षा के लिए भी काम आते थे। इसके अलावा आक्रमण ही सबसे अच्छा बचाव था। वांग टेन का पाताल लोक क्षेत्र सभी दिशाओं में फैल गया और एक एक करके विशालकाय ज्वालामुखी जेलीफिश उसमें खींची चली गईं। युवा नायक अपने क्षेत्र में एक वास्तविक तानाशाह था। एकमात्र विचार गुरुत्वाकर्षण और दबाव की अंतहीन लहर को बुलाता था, और जो राक्षस इसमें खींचे जाते थे वे एक पल में कुचलकर मर जाते थे। बैंग बैंग बैंग, एड्स बाय पब फ्यूचर। नेदरवर्ल्ड डोमेन के अंदर धमाके की धीमी आवाज गूंज रही थी। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ। दर्शकों ने केवल राक्षसों को प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करते देखा और फिर कभी प्रकट नहीं हुए। कुछ ही पलों में वांग टेन के क्षेत्र के चारों ओर एक खाली जगह बन गई। वहां एक भी विशालकाय ज्वालामुखी जेलीफिश नहीं थी। बाकी क्षेत्र अभी भी जीव जंतुओं से भरा हुआ था। ऐसा दृश्य आश्चर्यजनक था। क्राउन प्रिंस के क्षेत्र के बाहर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भारी मात्रा में जेलीफिश को पकड़कर उनका वध कर दिया गया। बहुत शक्तिशाली। क्राउन प्रिंस और वांग टेंग दोनों वास्तव में मजबूत हैं। क्राउन प्रिंस के बारे में भूल जाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वांग टेंग राजकुमार के बराबर होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वे बराबरी पर हो? मुझे नहीं लगता कि उनकी तुलना की जा सकती है, लेकिन किसी कारण से मुझे लगता है कि वे एक ही स्तर पर हैं। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। जो अंत तक जीवित रहेगा वही सबसे मजबूत होगा। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। ये सही है। चलिए नतीजों का इंतजार करते हैं। मैं अभी भी उन दोनों के बारे में चिंतित था। अब मैं जेलीफिश के बारे में चिंतित हूँ। हा, विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश एक कठिन ब्लॉक में भाग गई। ऐसा कहने के बाद भी हम अभी भी यह नहीं कह सकते कि वे उस घेराबंदी से बच पाएंगे या नहीं। अल्पविराम। हर कोई लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करके युद्ध का प्रसारण देख रहा था। वे सभी वांग टेंग और क्राउन प्रिंस की शक्तियों से हैरान थे। समुद्र के नीचे लड़ाई अभी भी जारी थी। एट नोवलबन एट। हमारे नायक ने क्राउन प्रिंस की तरफ देखा और पाया कि वह भी विशालकाय ज्वालामुखी जेलीफिश को तेजी से मार रहा था। फिर उसकी आंखें चमक उठी और वह अपने नजदीक मौजूद जीवों की तरफ दौड़ा। यह वास्तव में एक संकट था, लेकिन इसने एक अच्छा अवसर भी प्रस्तुत किया। क्राउन प्रिंस से मिलने का यह अच्छा मौका था। बाद वाले ने युवा नायक की चाल को देखा और उसके पक्ष में राक्षसों की ओर भी हमला किया। दोनों में प्रतिद्वंद्विता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी ने जो कुछ घटित हो रहा था उसे देखा और भी अधिक उत्साहित हो गए। प्रतियोगिता के शुरुआती दौर में दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के बीच मुलाकात होने का मौका था। उन्हें अगले दौर में मिलना था, लेकिन वे अप्रत्याशित रूप से पहले दौर के आखिरी दिन मिले। ये वास्तव में किस्मत थी। भयावह विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश तब उनके नरसंहार का लक्ष्य बन गए हैं। ये तीव्र था। हर कोई उत्साहित था और इस अद्भुत जोड़ी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक था। हालांकि विशाल ज्वालामुखी जेलीफिश प्रतिशोधी जीव थे। वे दो मनुष्यों द्वारा किए गए हमले से क्रोधित थे। राक्षसों ने तीखी चीखें निकाली और वे अपने क्षेत्र की ओर बेताब होकर भागे। उनके स्पर्शक सिकुड़ गए और लाल प्रकाश की किरणें उन क्षेत्रों पर हमला करने के लिए छोड़ी गईं। वे जेलीफिश व्यक्तिगत रूप से इतनी मजबूत नहीं थीं, लेकिन जब वे संख्या में आगे बढ़ती थी तो सबसे मजबूत डोमेन भी हार जाते थे। इसके अलावा सम्राट स्तर के प्राणियों के पीछे अपनी तरह के निम्न और मध्यम स्तर के शाही जानवर थे। वे और भी बड़े थे और उनके द्वारा फेंकी गई लाल किरणें और भी शक्तिशाली थीं। हर प्रहार से दोनों क्षेत्र कांप उठते थे। स्थिति बदल गई और दोनों प्रतिभाएं संकट में पड़ गईं। स्थिति अच्छी नहीं है। सभी के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वांग टेंग और क्राउन प्रिंस को ऐसा लग रहा था कि वे अब और नहीं रुक सकते। हर कोई उन दोनों के लिए घबराया हुआ था। समय धीरे धीरे बीतता गया। 20 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे। हर कोई उनकी खातिर उल्टी गिनती कर रहा था। दोनों प्रतिभाशाली खिलाड़ी लगातार जेलीफिश को मारते रहे। उनके अंक लगातार बढ़ रहे थे। किसी ने देखा कि वांग टेंग की हत्या की गति क्राउन प्रिंस की तुलना में तेज हो रही थी और उनके बीच का अंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। ये 40 से 30,000 और फिर 25,000 तक कम हो गया। स्थिति भयावह थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबर गति से आगे बढ़ रहे थे। हालांकि वांग टेंग क्राउन प्रिंस से कहीं ज्यादा तेज था।
यह अविश्वसनीय था, किसी को नहीं पता था कि वह आदमी यह कैसे कर रहा था। क्या वह क्राउन प्रिंस से मुकाबला करने जा रहा है? यह विचार सभी के मन में उभरा और अधिक प्रमुख हो गया। समय बीतता गया। 12 घंटे से 10 घंटे, 8 घंटे से 7 घंटे। कई लोगों ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, हथेलियां पसीने से तर हो गईं। हर कोई लाइव प्रसारण पर गौर से देख रहा था। जब केवल 3 घंटे बचे थे, क्राउन प्रिंस का क्षेत्र अंततः ध्वस्त हो गया और विस्फोट हो गया। एलिमिनेशन राउंड का अंत। 1। क्राउन प्रिंस का क्षेत्र विशाल ज्वालामुखी जेलीफिशों के हमले का प्रतिरोध नहीं कर सका और ध्वस्त हो गया। पाठकों, धन्यवाद। हर कोई अचंभित था। क्राउन प्रिंस अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ओह माय, क्राउन प्रिंस पहले गिर गया। एट नोबलबन एट वांग टेंग अभी भी खड़ा है। क्या उसका क्षेत्र राजकुमार के क्षेत्र से ज्यादा शक्तिशाली है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वांग टेंग का जल क्षेत्र क्या है? ये बहुत मजबूत है। हे भगवान, क्या क्राउन प्रिंस हार मान लेंगे क्योंकि उनका क्षेत्र अब जेलीफिश का प्रतिरोध करने में असमर्थ था? वांग टेंग और क्राउन प्रिंस के बीच सिर्फ 3 घंटे और 10,000 अंकों का अंतर बचा है। अगर वह हार मान लेते हैं तो वांग टेंग के पास उनसे आगे निकलने का मौका हो सकता है। अल्पविराम। समुद्र की गहराई में अपने राज्य के ध्वस्त हो जाने के बाद राजकुमार पुनः प्रकट हुआ और बिजली की गति से वापस लौटा। बूम बूम बूम। लाल रंग की रोशनी की किरणें उस स्थान पर पड़ी जहां एक सेकंड पहले क्राउन प्रिंस थे। धमाके हुए। पानी में बुलबुले दिखाई दिए जो तेज गर्मी से वाष्पित हो गए। हालांकि वे जल्द ही आसपास के समुद्री पानी में समा गए। उस सरदार ने अपनी तलवार पकड़ी और उस पर वार किया, जिससे जेलीफिश का एक बड़ा समूह मारा गया। वांग टेंग ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। राजकुमार का डोमेन उसके डोमेन के बराबर ही था, लेकिन यह जल्दी ही ढह गया। इसका मतलब था कि यह नेदरवर्ल्ड डोमेन से कमजोर था। हालांकि ये बात रईस को कमतर आंकने के लिए काफी नहीं थी। ठीक उसी तरह क्राउन प्रिंस भी शायद अपनी कुछ क्षमताएं छिपा रहे थे। दरअसल वे दोनों बस प्रतियोगिता के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें घेराबंदी से भागने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। राउंड के अंत में उन्हें स्वचालित रूप से कहीं और ले जाया जाएगा। वांग टेंग ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। अब ज्यादा समय नहीं बचा था और वह अभी भी क्राउन प्रिंस से 10,000 अंक पीछे था। उसे जल्दी करने की जरूरत थी। उसने अपने नर्क के क्षेत्र को अधिकतम सीमा तक क्रियान्वित किया और अनेक प्राणियों को उसमें खींच लिया। वे जल की बूंदों में बदल गए। इस क्षेत्र के पानी को छूने वाली सभी जेलीफिश जंग खा गईं, तथा पीछे कुछ पानी की बूंदों के अलावा कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से मरना निस्संदेह गुरुत्वाकर्षण के दबाव से कुचल जाने से भी अधिक विचित्र था। हालांकि बाहरी लोगों को तब तक पता नहीं चलेगा कि वह क्षेत्र कितना खतरनाक है जब तक वे उसमें प्रवेश नहीं करते। पाताल लोक के अंदर की सारी शक्ति प्रस्फुटित हो गई और युवा नायक की हत्या की गति कई गुना बढ़ गई। क्राउन प्रिंस का डोमेन पहले ही खत्म हो चुका था और उन्होंने इसे फिर से इस्तेमाल करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। कोई नहीं जानता था कि यह एक रणनीति थी या कि वह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इस तरह दोनों के बीच अंकों का अंतर कम होता गया। ये 10,000 से 8,000, 6,000 तक पहुंच गया। 2 घंटे, 1 घंटा, सभी लोग पॉइंट्स को घूर रहे थे। वे क्राउन प्रिंस से भी ज्यादा घबराए हुए थे। वह जल्द ही आगे निकल जाएगा। वह जल्द ही आगे निकल जाएगा। वह जल्द ही क्राउन प्रिंस से आगे निकल जाएगा। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और शाही परिवार के बुजुर्ग, सेना के जनरल, ड्यूकडम के दुर्जय योद्धा और प्रसारण देख रहे लगभग सभी लोग ध्यान से बिंदुओं को देख रहे थे। समय और अंकों का अंतर दोनों ही लगातार घट रहे थे। ये सबसे तेज धावक को पुरस्कृत करने की होड़ की तरह था। क्राउन प्रिंस ने जब स्कोर में अंतर देखा तो उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। जब उन्होंने फिर से वांग टेंग को देखा तो उनकी आंखों में आश्चर्य और बढ़ गया। स्वूश, तलवार की चमक हवा में चमक उठी और समुद्र के पार फैल गई। उसकी हत्या की दर बढ़ गई। हालांकि वह अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी से धीमा था। समय बीतता गया और वे आखिरी घंटे पर पहुंच गए। बहुत सी जेलीफिश मारी गईं, लेकिन अभी भी अनगिनत जेलीफिश उनकी ओर बढ़ रही थीं। शिकार का कोई अंत नहीं था। आखिरी 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वे केवल 1,000 अंक अलग हैं। हे भगवान, मेरा दिल मेरी छाती से बाहर आ रहा है। 1,000 अंक। वांग टेंग ने अंतर को कैसे कम किया? यह अविश्वसनीय है। उस पुरुष ने यह कैसे किया? तेज। वांग टेंग तेज। मैं क्राउन प्रिंस का उत्साहवर्धन कर रहा हूं। आखिरी 10 मिनट में वांग टेंग को पकड़ने मत देना। हा, वांग टेंग, जाओ। क्राउन प्रिंस को कुचल दो। मुझे क्रश शब्द पसंद है। मौन। अल्पविराम। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर माहौल गर्म हो रहा था। हर कोई उत्साहित था। कुछ लोग क्राउन प्रिंस के लिए जयकार कर रहे थे, जबकि अन्य सैन्य संरक्षक का समर्थन कर रहे थे।
उन्हें उम्मीद थी कि वह स्थिति को बदल सकते हैं। अधिकतर लोगों ने इसी प्रकार सोचा। क्राउन प्रिंस एक उच्च और शक्तिशाली व्यक्ति था जो शाही पालने में पैदा हुआ था। वह सर्वोच्च स्थिति का प्रतिनिधित्व करता था। दूसरी ओर वांग टेंग के बारे में बहुत से लोगों ने पहले ही कुछ शोध कर लिया था। उन्हें पता था कि वह एक अविकसित ग्रह से आया है, लेकिन वह जोश और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ता रहा, अंततः एक बैरन बन गया। इसके बाद उसने सेना में अपना नाम बनाया, युद्ध के मैदान में कड़ी लड़ाई लड़ी और अंततः प्रतिभाओं की लीग में आगे बढ़ा। अधिकांश लोग उन्हें एक आदर्श और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखते थे। एक आम आदमी का उत्थान। वे ऐसा नहीं कर सके, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि वांग टेंग, जो उनके जैसे ही मूल के हैं, ऐसा कर सकेंगे। लाइव चैट प्लेटफॉर्म पर बहुत से लोगों ने बड़े उत्साह से चिल्लाया, जाओ। वांग टेंग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह हत्या करने में डूबा हुआ था। वह बस यही सोच रहा था कि उसे मारना है, मारना है और मारना है। जब तक उसकी तलवार काफी तेज थी, वह युवराज को पकड़ सकता था। समय उड़ गया। 7 मिनट, 6 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट। आखिरी क्षण तक वांग टेंग ने नरसंहार जारी रखा। उसके क्षेत्र में अभी भी विशालकाय ज्वालामुखी जेलीफिश मर रही थी। जहां तक युवराज का प्रश्न है, उन्होंने पहले ही अपनी युद्ध तलवार म्यान में रख ली थी और इस समय वे गहरे नीले क्षेत्र को अस्पष्ट भाव से देख रहे थे।